Good evening, sir. Good evening. Sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. रात में क्लास है यार. Good evening, sir. Yes, Good sir. evening. Sir, है आप टाइम देख ही नहीं रहे हो. सर बहुत ज्यादा ब्लर है ब्लर आ रहा है. Yes, sir. Blur है. कैसे सही होगा? हाँ तो सब सही है. सर थोड़ा सर ब्राइटनेस फुल कर दो कहाँ है ब्राइटनेस? नहीं सर, उससे भी कुछ नहीं होगा. अच्छा सर कैमरा सर कैमरे में दिक्कत है. Yes. है. सर फोकस नहीं बनता. अब और कुछ करना है? सर ठीक है अब. नहीं है ठीक है सर. ठीक है सर. अबे ठीक है. नहीं सर, फोन वालों को दिख रहा है ठीक, लेकिन क्लास में नहीं दिख रहा है. ज्यादा ब्लर हो. तुम अकेले ही हो? नहीं सर, और भी अभी बाहर. नहीं सर ब्लर है सर, जरा सा ब्लर. सेंटर पे ब्लर आ रहा है. सेंटर पे ब्लर आ रहा है. अच्छा रात का भी तो टाइम है. सर एक बार थोड़ा बोर्ड पे लिखना, अगर वो क्लियर है तो फिर क्या लिखना? हाँ एक बार ये देखो बोर्ड पे जो लिख रहे हैं वो समझ में आ रहा है. सर एक बार लिखिए. क्लियर है सर. दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है. बस ये तो बस खत्म होगी बात. तो बोर्ड पे दिखना चाहिए. सर हाँ भाई कहाँ पर थे हम लोग? सर फर्स्ट ऑर्डर की 2 केस कर लिए थे. अच्छा वो वाला बात कर ली थी जिसमें बताया गया था कि अगर इनिशियल अमाउंट को स्टोशियोमेट्रिक रेशो में ले लिया जाए तो हाफ लाइफ बराबर आ जाती. Yes, sir. अच्छा, बहुत सही था वो. समझा करो जैसे मान लीजिए एक बार उस बात को एक बार दोहरा दे फटाफट. अब ठीक है तुम्हें यार कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. तो अब केस बनाते हैं. सर हाँ सर जो फर्स्ट क्लास थी केमिकल काइनेटिक्स की, सर उसके पीडीएफ भी अपलोड नहीं हुआ है फर्स्ट क्लास की. यार मुझे लगता है वो शायद कुछ हो गया था ना. वो नहीं notes- सर, वो तो कल की क्लास में हुआ था. नहीं, वो जो नोट्स उड़ गए थे वो कौन सी क्लास थी? सर वो तो लास्ट यार हमने तो कर दिए फर्स्ट वाली कि हमने तो लास्ट कल की क्लास से पहले तक के सारे कर दिए थे. एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ. मैं कर दूंगा कल सुबह कर दूंगा. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सारे कर दिए और वो जो उड़ गया है वो लोग अपने आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेके काट के नोट्स डालेंगे. तो चलो कर लेंगे वो भी. सर हाँ सर सरफेस केमिस्ट्री के भी डलवा देना ना. सरफेस के तो नोट्स पड़े होंगे. नो सर. अच्छा सिर्फ उसको है समरी वीडियो है. ठीक है. अच्छा आप सिंपल केसेस की बात करते हैं. कुछ सिंपल केस करेंगे और फिर 2 हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कॉम्प्लेक्स केस करेंगे. तो कॉम्प्लेक्स केस तो अभी थोड़ी देर में करते हैं. पहले सिंपल केसेस की बात करते हैं. लेकिन देखो यहाँ पर एक बात लिख दी गई है इसलिए हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. ये लिख दिया उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो अब हमें दिमाग नहीं लगाना कुछ, क्योंकि तुम्हें पता ही है रिएक्शन को देखकर तो कुछ वैसे भी नहीं पता चलेगा. तो उसने खुद ही बता दिया कि भाई जो अब मैं लिखने जा रहा हूं वो एक ऐसी रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती. ठीक. तो सब अब क्या है, ये जो केसेस बना रहा हूं मैं, ये क्वेश्चंस हैं जो किताबों में दिखेंगे, जिनको केसेस के फॉर्म में मैं डिस्कस कर रहा हूं. जैसे मान लीजिए पहला केस जो मैं ले रहा हूं वो ये कि एक गैस जो है वो डिकम्पोज कर रही है 2 गैसेस में. मान लीजिए 2B+C गैस है और वो ये बता रहा है कि दिस इज अ केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. अब आपको ये बताना है कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का केस है कि एक गैस क्या रिएक्शन को देख के पता चल रहा है फर्स्ट ऑर्डर? नहीं, रिएक्शन को देख के नहीं पता चल रहा. आपने बता दिया फर्स्ट ऑर्डर को हम मान लेते हैं कि इस गैस का डिकम्पोजिशन अगर इस तरह से हो रहा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती. अब आप ये बताइए इस रिएक्शन का जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है इसका रेट कांस्टेंट क्या हो, यानी इस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है. तो अब तुम याद करो कि हमने रेट कांस्टेंट के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखी थी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो रेट कांस्टेंट है 2.303/T log ऑफ A0/AT. कुछ याद आ रहा है ये वाला फॉर्मूला? ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हमारा फॉर्मूला था. तो अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है तो मुझे लगता है मुझे 3 चीजें चाहिए. एक तो चाहिए आपका टाइम, किस टाइम की बात चल रही है, यानी वो टाइम जिस टाइम पर AT गिवन. ठीक है ना, जिस टाइम का AT गिवन है दैट वो टाइम हमें चाहिए और साथ में हमें A0 चाहिए. यानी मुझे कुल मिला के 3 चीजें चाहिए. आप मुझे AT दे दीजिए, A0 दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, मैं यहाँ पुट करके आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करके बता दूंगा. या फिर आप इस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हाफ लाइफ बता दीजिए, फिर तो बात ही खत्म हो गई. हाफ लाइफ पता चल जाएगा तो ln2/k इज T12, तो k इज इक्वल टू ln2/T12. सीधे आंसर आ जाएगा. बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब या तो आप T12 दे दीजिए, लेकिन समझो T12 देने का मतलब तो डायरेक्ट k देना होता है यार. पर T12 का मतलब k,
उल्टा सीधा, वो ज्यादा अच्छा सवाल नहीं है। ज्यादा अच्छा सवाल क्या है, वो ऐसा एक रिएक्शन दे देते हैं, इस रिएक्शन के बारे में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। अगर ऐसा है तो आपको ये बताना है कि इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा। चलिए ठीक, मैंने कहा भाई कुछ तो बताओगे, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे कुछ तो बताइए। तो उसने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हम धीरे धीरे करके लेवल चेंज करते हैं। सबसे सिंपल केस ये है जिसकी इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में उसने दो बातें दी। एट T इज इक्वल टू 0 प्रेशर of A is P naught and at T is equal to T pressure of A is PT। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन उसने बता दी। ठीक, अच्छा अब तुम सोचना और इस बात को याद भी रखना, ये जो A0 और AT है ना, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज क्या रहते हैं कि A0 AT इज द कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ही है, तुमने देखा था DA/A का इंटीग्रेशन किया था तो कंसंट्रेशन ही है। लेकिन इसको कंसंट्रेशन ही मत समझो, इसको वो समझो जो कंसंट्रेशन से या अमाउंट से लिंक है। मतलब समझो, यानी ये A0 और AT को सिर्फ तुम ये समझो कि दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, बस। तुम ये मत समझो फाइनल मतलब आफ्टर टाइम T, मतलब आफ्टर टाइम T जितना AT है, जितना बचा हुआ है। यानी तुम ये मत समझो कि A0 और AT हमेशा कंसंट्रेशन ही होंगे। A0 AT कुछ भी हो सकते हैं, वो अमाउंट जो कंसंट्रेशन से लिंक है। जैसे A0 और AT मोल्स हो सकते हैं, रिएक्टेंट के मोल्स जो कि कंसंट्रेशन से लिंक होते हैं। ठीक, A0 AT प्रेशर हो सकते हैं, जो प्रेशर, अगर ये गैस है तो तुम समझ रहे होगे गैस का प्रेशर तभी ज्यादा है जब उसके मोल ज्यादा है, यानी प्रेशर और कंसंट्रेशन भी आपस में डायरेक्टली लिंक हो गए। अब ये A0 AT मास हो सकते हैं, रिएक्टेंट का इनिशियल मास, रिएक्टेंट का बचा हुआ मास, जो आप सवाल में दे सकते हैं। मतलब तुम समझो ये A0 AT कुछ और भी हो सकते हैं, कंडक्टेंस हो सकते हैं, ये A0 AT स्पेसिफिक रोटेशंस हो सकते हैं, ये सब तुम्हारे सामने अभी आएगा। इनफैक्ट ये A0 AT वॉल्यूम तक हो सकते हैं, मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा ये सब। यानी ये A0 और AT कुछ भी ऐसी चीज जो रिएक्टेंट के इनिशियल और अमाउंट को और फाइनल अमाउंट को रिप्रेजेंट करें, ये A0 AT कुछ भी हो सकते हैं। अब जैसे यहां पर देखो, मैंने तुम्हें सवाल में पूछा क्या, रेट कांस्टेंट निकालो। ठीक, तो मुझे देना क्या चाहिए था, मुझे A0 और AT देने चाहिए, यानी A का इनिशियल कंसंट्रेशन देना चाहिए और A का बचा हुआ कंसंट्रेशन देना चाहिए आफ्टर टाइम T। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता मुझे क्या देना चाहिए, मैं जो दे रहा हूं आप समझ लीजिए, आपको जो समझ में आए कर लीजिए। तो उसने A का T इज इक्वल टू 0 पर प्रेशर देना। अब तुम खुद सोचो, A का जो भी प्रेशर होगा, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। यानी उसी A0 को आप इस P0 से लिंक कर सकते हैं। बात समझो, यानी इस बार कंसंट्रेशन की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, प्रेशर। समझ लो बात को, यानी मुझे इस A का इनिशियल अमाउंट चाहिए, इस A का बचा हुआ अमाउंट चाहिए, विच इज नाउ लिंक्ड विद द प्रेशर ऑफ A। तो इनिशियली प्रेशर इज P0 एंड आफ्टर टाइम T द प्रेशर इज PT। सो दिस P0 इज लिंक्ड विद A0 एंड दिस PT इज लिंक्ड विद AT। यानी आप A0 और AT की जगह P0 PT पुट कर सकते हैं और डायरेक्टली रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे आसान केस है 2.303 अपॉन T, जो कि आपको सवाल में दिया जाएगा। लॉग ऑफ A0 बाई AT की जगह P0 बाई PT पुट कर देंगे, यहां से रेट कांस्टेंट आ जाएगा। इतना सीधा सवाल तो शायद हमसे नहीं पूछा जाए। ये पहला केस। ठीक, दूसरा केस बनाते हैं। ये सब लोग समझ पा रहे हैं ना क्या चल रहा है? मतलब मैं ये केसेस इसलिए बनाना चाह रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे अंदर एक बात को डाल दूं कि A0 AT सिर्फ कंसंट्रेशन ही नहीं है। A0 AT वो कोई भी अमाउंट हो सकता है जो रिएक्टेंट के इनिशियल और फाइनल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे प्रेशर है, आगे और भी चीजें आती जाएंगी। यहां तक ठीक है? चलिए दूसरा, इनिशियल और फाइनल या फिर इनिशियल और फाइनल मतलब लेफ्ट, फाइनल मतलब आफ्टर टाइम T वाला सर, या फिर डायरेक्ट रिलेशन या फिर इनवर्स रिलेशन, ये भी देखना। डायरेक्ट रिलेशन मतलब इनवर्स कैसे? मतलब जैसे कंसंट्रेशन बढ़ने से अगर कोई चीज कम हो रही है तो फिर ए इनिशियल वाली चीज नीचे आ जाएगी और ये फाइनल वाली चीज ऊपर। ऐसा होगा नहीं। जितने भी प्रॉपर्टीज जो आप नापते हैं वो कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट लिंक की होती है। मतलब आप जो नापेंगे ना, आप प्रेशर नाप सकते हैं कंटेनर का, या किसी दूसरे रिएजेंट के अमाउंट को यूज कर सकते हैं। वो मतलब तुम्हारे सामने वो चीजें आएंगी, तुम देखोगे वो सारी की सारी डायरेक्टली लिंक होंगी। लेकिन अगर मान लो वो इनवर्सली लिंक भी हुई तो आप फिर इनवर्स रिलेशन रखिएगा, यानी नीचे वाले टर्म नीचे और ऊपर वाला टर्म उल्टा। मतलब समझो A0 बाई AT की जगह फिर उसकी वो वाली प्रॉपर्टी जो T वाली है वो ऊपर आ जाएगी और जो नॉट वाली प्रॉपर्टी है वो नीचे आ जाएगी। लेकिन ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा तुम्हें। ओके सर, मतलब मैं सिर्फ उन प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई कर रहा हूं जो इस रिएक्टेंट की इनिशियल और फाइनल प्रॉपर्टीज को या इनिशियल और फाइनल अमाउंट को लिंक कर रही। जैसे और केस लेते हैं, मान लीजिए वो कहता है कि एक और रिएक्शन ले लेते हैं, यही रिएक्शन ले लेते हैं। ए गैस जो है वो 2B गैस और C गैस में ब्रेक कर रही। तो मैंने कहा कि ठीक है, कह रहा रेट कांस्टेंट बताओ, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बताओ। तो मैंने कहा भाई ये बताओ रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? कह रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
अब रेट कांस्टेंट निकालना है तो फिर से भाई 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट, यानी तुम्हें क्या क्या चाहिए, एक सर ए नॉट चाहिए, ग्रेड चाहिए। तो मैंने कहा भाई ए का इनिशियल अमाउंट बता दो, ए का फाइनल अमाउंट बता दो, काम खत्म। वो कह रहा भाई मैंने कुछ और बताऊंगा। मैंने कहा हाँ, तुम हमेशा कुछ और बताते हो जिससे मैं ए नॉट एटी लिंक करता हूं। तो इस बार उसने कुछ और बताने की कोशिश की है। इस बार वो क्या बता रहा है, इस बार बता रहा है कि एट टी इज इक्वल टू 0 pressure of system is P naught, and at T is equal to T, pressure of system is PT। वो कह रहा भाई इस बार मैं आपको ये बताऊंगा, आपका जो दिल करे कर लीजिए। यानी T इज इक्वल टू 0 पर सिस्टम का प्रेशर दे रखा है। ये सब सवाल होगा यार, समझो इस सवाल पर भी जेई में सवाल पूछ चुका है इस केस पर, लेकिन पी नॉट पीटी करके नहीं पूछा है। पी नॉट की कुछ वैल्यू दे दी थी, पीटी की कुछ वैल्यू दे दी थी, उसके बाद सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर एक जनरल सा बना के कर लेते हैं, पी नॉट पीटी के टर्म्स में आंसर निकाल के देख लेते हैं। तो उसने T इज इक्वल टू 0 पर प्रेशर दे दिया पी नॉट, और आफ्टर टाइम T सिस्टम का प्रेशर दे दिया पीटी। अब तुम्हारी आंखें ढूंढ किसको रही हैं? देखो ये अगर तुम्हें क्लियर हो जाए ना कि तुम्हें जो देना बकवास कर लो, मेरी आंखें सिर्फ किसको ढूंढती, ए नॉट और एटी को, यानी ए के इनिशियल और ए के लेफ्ट अमाउंट को आफ्टर टाइम टी। अगर तुम्हें यह चीज क्लियर हो गई कि तुम जो देना चाहो दे दो, मुझे तुमसे मतलब नहीं है, मैं तुम्हारी गिवन इंफॉर्मेशन से क्या ढूंढूंगा, ए का इनिशियल और ए का बचा हुआ, बस। अब मुझे लगता है ए के इनिशियल में तो कोई डाउट ही नहीं, ये पी नॉट ही इनिशियल है भाई। जीरो टाइम पर काहे का प्रेशर, ये दोनों तो है ही नहीं, तो जीरो टाइम पर जो भी प्रेशर वो गैस का प्रेशर है। ठीक, तो मैंने कहा भाई ठीक है, बात खत्म हो गई। ए का जो इनिशियल प्रेशर होगा दैट इज पी नॉट, यानी पी नॉट को तो मैंने ए नॉट से लिंक कर दिया, एक चीज खत्म हो गई। अब दूसरी झंझट, टी टाइम के बाद जो प्रेशर दे रखा है वो टी टाइम के बाद का प्रेशर ए का नहीं है, जैसे इससे पहले वाले सवाल में था। उसमें सीधे सीधे टी टाइम के बाद पर ए का प्रेशर दे दिया था, तो तुमने सीधे पीटी को एटी मान लिया। इस बार टी टाइम के बाद का जो प्रेशर है वो टोटल है, और टोटल में ये तीनों गैसेस, बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन तुम्हें टोटल प्रेशर से मतलब नहीं था, तुम्हें किससे मतलब था, ए के बचे हुए प्रेशर से मतलब था, क्योंकि वही अमाउंट ए के बचे हुए अमाउंट को लिंक करेगा। अब मुझे यह सोचना है कि इतनी इंफॉर्मेशन से ए का इनिशियल और ए का बचा हुआ कैसे निकाला जाए। सिंपल सा सवाल, समझ पाए बात यहां तक? यस सर। तो थोड़ा सा अकल लगाते हैं। ए के इनिशियल अमाउंट को आप मान लीजिए पी नॉट ए है, अब बल्कि पी नॉट ले लेते हैं, ये तो पी नॉट दिया ही गया ना, पी नॉट ले लेते हैं इनिशियल प्रेशर, और ये दोनों 0 0। फिर आफ्टर टाइम टी साहब का कुछ घट जाएगा और साहब का प्रेशर कुछ बन जाएगा, बताइए समझे कि नहीं? और क्योंकि उसने कहा है कि आफ्टर टाइम टी टोटल प्रेशर पीटी होगा, तो मेरे हिसाब से टोटल प्रेशर पीटी नहीं होगा, मेरे हिसाब से टोटल प्रेशर तो ये होगा। बताओ ठीक कर रहा हूं? सारे लोगों का प्रेशर जोड़ देते हैं तो ये भी गैस है, कितना बच गया आफ्टर टाइम टी, पी नॉट माइनस एक्स। इसका प्रेशर कितना हो गया 2x, इसका कितना हो गया x, तो सबको जोड़ के टोटल प्रेशर डिफाइन कर दिया, दैट इज पीटी। अब इससे पता ये चला कि इससे जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है पीटी माइनस पी नॉट बाई 2, ये x की वैल्यू। लेकिन मुझे x नहीं चाहिए, मुझे a का बचा हुआ चाहिए, वो कौन है, पी नॉट माइनस एक्स। x इज द कंज्यूम्ड एंड पी नॉट माइनस एक्स इज लेफ्ट, और मुझे लेफ्ट अमाउंट चाहिए, कंज्यूम नहीं। तो मैंने फटाक से पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू निकाली। पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू आ गई पी नॉट माइनस पीटी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 3 पी नॉट माइनस पीटी बाय 2। बस खत्म हो गया। अब आपने रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख दिया, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल वैल्यू पी नॉट है डिवाइडेड बाय दिस, 2 ऊपर चला जाएगा और ये बचेगा 3 पी नॉट माइनस। दिस इज द रेट कांस्टेंट। अब देखो तुम कुछ याद नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? तुम समझ रहे हो ये सब कुछ रिएक्शन की मैकेनिज्म, स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है और रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब हो सकता है सी के साथ एक और गैस बने डी, तो तुम कुछ याद करके मत जाना सर अगर ये गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ना ना ये फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें डिराइव करना सिखाया जा रहा है कि जब कभी भी इस तरह का सवाल आए तो आप बैठकर आराम से डिराइव कर लीजिए कि पहले 0 टाइम की सिचुएशन लिखिए, फिर टी टाइम की सिचुएशन लिखिए, और उसके बाद गिवन वैल्यू से रिलेट करके एक्स को निकालिए और एक्स के बाद पी नॉट माइनस एक्स निकालिए और आप अपने इक्वेशन में पुट करिए। ये आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि इस तरह के सवाल करे कैसे जाएंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये बदलेगा तो एक्सप्रेशन भी बदलेगा। ये सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा सवाल हो गया। अगर कोई सॉलिड हुआ तो क्या हुआ? वैसे यहाँ सॉलिड भी बन रहा है, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ सॉलिड भी बन रहा है सॉलिड। सर उसका नहीं लेंगे, प्रेशर लेंगे नहीं, पी नॉट में तो इग्नोर मारेंगे ही मारेंगे। पीटी में
पी नॉट में तो सभी को इग्नोर, समझो बात को, पी नॉट में तो तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम गैस हो नहीं हो, पी नॉट से तो कोई लेना देना नहीं। पीटी में इग्नोर मान उसमें भी मारेंगे सर। पत्थर ही तो बनाओगे, पत्थर का थोड़ा सा प्रेशर, बात समझ लो कि नहीं। इसी तरह से अगर प्योर लिक्विड लिया गया होता तो पी नॉट में इग्नोर उसमें तो बनेगा ही नहीं, और पीटी में इग्नोर नहीं मारेंगे, उसका एक्वस टेंशन सॉल्यूशन का लिक्विड का वेपर प्रेशर यूज करेंगे। ये तो मैं अभी तुम्हें देना चाह रहा था, ये तो इसने पूछ लिया ये वाली बात, समझो इस बात को, थोड़ी सी अकल लगाओ, मैं बताता हूँ। अब इसको नोट कर लिया तुमने। अब ये बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल हो गया, मतलब ये अगर हम इसको मेंस लेवल का सवाल मानते हैं तो जो अब डिस्कशन कर रहे हैं उसको एडवांस लेवल की इसी सवाल का एक एडवांस फॉर्म मान सकते हैं, जिसमें प्योर लिक्विड का इन्वॉल्वमेंट। अगर प्योर लिक्विड का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, लिक्विड चैप्टर पढ़ चुके क्या? तो उसमें लिक्विड में याद है तुम्हें पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड का अपना एक वेपर प्रेशर भी होता है। यस सर। मारोगे यार, वो भी तो प्रेशर में कंट्रीब्यूशन करेगा। अब सर वो एक्वस टेंशन, अगर पानी है तो उसको एक्वस टेंशन बोल दीजिए या वेपर प्रेशर बोल दीजिए। सर वो कम हो, अरे भाई कम हो चाहे ज्यादा हो, यूज तो करेंगे ही ना उसको। अब या तो वो बोल दे कि पानी के या बने हुए लिक्विड के एक्वस टेंशन या वेपर प्रेशर को निग्लेक्ट कर दीजिए तो अलग बात है, अदरवाइज तो हमें वो सवाल में हो सकता है लिख के दे दे कि भाई ये जो वेपर बनी है, ये जो लिक्विड बना है, इसका वेपर प्रेशर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 36 होता, तो आपको 36 यूज करना पड़ेगा उस टाइम। अरे कुछ नहीं करना होगा ना, यहीं पे 36 और जोड़ देना, नहीं समझे बात? करना तो ना कुछ है, लेकिन वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि सर ये दे क्या रखा है, ये कहां से बीच में आ गया, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए यही एक केस बना के उसको भी एक लिखी लो बात को, ताकि गलती ना हो। ए गैस, लेकिन हमने इक्विलिब्रियम में तो कभी ऐसा लिया नहीं। इक्विलिब्रियम पर कब इक्विलिब्रियम जब हमने चैप्टर किया था। नहीं, अब यार देखो नहीं समझो बात को, इक्विलिब्रियम पर तो हमने लिया है, तुमने ध्यान नहीं दिया, वो हमने लिया है, लेकिन क्योंकि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट हुआ करता था, शुरू से लेकर आखिर तक वो कांस्टेंट हुआ करता था, तो हम उसको कांस्टेंट के साथ लाकर उसको केसी केपी बना देते थे। तुम भूल गया लग रहा है, मान लो केपी के अंदर या केसी के अंदर वो सारे कांस्टेंट घुस चुके होते हैं, तो हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती राइट हैंड साइड में। द एक्सप्रेशन ऑफ केपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेपर प्रेशर, समझो बात। ओके सर, वो अलग एक्सप्रेशन होता है। हाँ, वो जो हमने तुम्हें याद होगा सिर्फ शुरू करा था तो के इक्विलिब्रियम से शुरू किया था, उस के इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट वैल्यू को उधर भेज दिया था, तो उसी को केसी बना दिया था। फिर उसमें प्रेशर वाले टर्म को, आरटी वाले टर्म्स को उधर भेजकर उसको केपी बना दिया था। तो वो सारे कांस्टेंट इकट्ठे होते होते केपीसी, केपी, केसी बनते चले गए थे, और राइट हैंड साइड में शुद्ध लोग एकदम नजर आए थे। वो लोग नजर आए थे जिनका प्रेशर या कंसंट्रेशन वक्त के साथ बदलती है बिना टेम्परेचर बदले। नहीं समझे बात, है ना? तो वो नहीं आएंगे। अब जैसे ये ए गैस है, इसको ले लिया 2b गैस प्लस ऐसे कुछ भी ले लेते हैं, सी गैस प्लस डी लिक्विड, ऐसे ले लेते हैं। और साथ में कह रहा है कि भाई ऐसा है, आप फाइंड आउट, ऐसे इसे क्वेश्चन ही मान लेते हैं, फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन if at T is equal to 0, pressure of system is P0, at T is equal to T, pressure of system is PT, assuming the vapor pressure of liquid D is, कुछ भी ले लेते हैं, P at this temperature। अब तुम ये देख लो, तुम्हारा जो भी आंसर आना चाहिए ना, जो भी आंसर आना चाहिए, तुम सब समझ लोगे, तुम्हारा आंसर इन 3 टर्म्स में आना चाहिए अगर आया तो, क्योंकि ये गिवन है। तो अब हो सकता है न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया जाए किसी एग्जाम में कि पी नॉट की वैल्यू 36 दे रखी, 50 दे रखी, तो लेकिन ये कि आंसर जो भी बनेगा इन 3 फॉर्म में बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा उसको, या टी मतलब टी भी दे रखा। तो अब पीटी तुम्हें के कैलकुलेट करना है, तो जैसे करते थे वैसे कर सकते हो, वही अपनी इक्वेशन बना लो और उसी हिसाब से सॉल्व कर लो। ए गैस गिव्स 2b गैस प्लस सी गैस प्लस डी लिक्विड, तो ये हो गया आपका P0 0 0, ये सब खत्म हो गया, और ये हो गया P0 माइनस x, ये हो गया 2x, ये हो गया x, और ये हो गया x। ठीक है, ये समझ में आया? सर पी होगा नहीं है? लिक्विड में सर। हाँ नहीं, अच्छा प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, ये इसका प्रेशर तो फिक्स ही रहेगा, इसका प्रेशर आपका पी।
अब आपको जैसे भी जोड़ना है वैसे जोड़ लीजिए, जैसा भी आप कर रहे थे कि इन सब का सम जो है आपको क्या दे रखा है, पीटी। तो इन सबको जोड़ के पीटी से इक्वेट कर दीजिए। तो दिस इज गिवन एज पीटी। पीटी से इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मुझे एक्स नहीं चाहिए, मुझे पी नॉट माइनस एक्स चाहिए, तो पी नॉट माइनस एक्स निकाल लीजिए। कर लोगे? समझ में आ रहा है बात? क्या क्या जल्दी से बताओ, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स इज इक्वल टू सर पीटी माइनस पी नॉट बाई 2 पीटी माइनस पी नॉट बाई 2। ये हमारा एक्स आ गया। लेकिन मुझे एक्स से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? पी नॉट माइनस एक्स से। तो इसको पी नॉट माइनस एक्स बना लो। तो पी नॉट कितना आ जाएगा? पी नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 पी नॉट 3 पी नॉट बन जाएगा। तो ये जाएगा 3 पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी डिवाइडेड बाई 2। पता नहीं सही कर रहे हैं कि नहीं, चेक करो यार। यस सर। सही है सही है। तो ये पी नॉट माइनस एक्स, बस अपना फॉर्मूला लगा दो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल तो a दे रखा है, नीचे ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 3 पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी। ये आंसर है। अब इसमें सारी वैल्यूज गिवन है, अपना सॉल्व कर लो। है कुल लफड़ा है। सर ये बी सी और डी जो हाँ। प्रोडक्ट फेज, ये जो प्रोडक्ट के सारे हैं, ये भी तो आपस में इक्विलिब्रियम बना रहे होंगे ना है। इस टेम्परेचर पर? नहीं, इक्विलिब्रियम तो नहीं कह सकते हो। इक्विलिब्रियम क्यों कह रहे हो? सर क्योंकि जब हम सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करते थे तो यही बोलते थे कि जो वेपर में वो गैसेस होंगी, उनके वजह से जो प्रेशर लग रहा है। नहीं, मतलब ऐसा हो गया जैसे डी जो बना है लिक्विड, उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो डी की ही वेपर्स डिसाइड कर रहे हैं। तो डी का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी काउंट होना चाहिए, क्योंकि उतनी वेपर तो बननी है। तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर डी लिक्विड बना है तो वो इवेपोरेट करेगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो कम से कम उतनी वेपर तो जरूर बनाएगा जितना उसका वेपर प्रेशर होगा, और वो वेपर प्रेशर फिर टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा। जो रफ एक दिमाग में आ रही बात वो इतनी आ रही है कि अगर डी एक लिक्विड बना तो उस लिक्विड को उस टेम्परेचर पर इवेपोरेट होकर उतना वेपर तो बनानी पड़ेंगी जितना उस लिक्विड का उस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर। अब उस वेपर प्रेशर का जो यूज करना आप कर लीजिए, मतलब उसके ऊपर और भी गैसेस हैं, उनका प्रेशर भी आप जोड़ दीजिए। तो जो टोटल प्रेशर डिसाइड करेगा वो डी का वेपर प्रेशर भी डिसाइड करेगा और बनी हुई जितनी गैसेस है उनका प्रेशर भी डिसाइड करेगा। हाँ, इसमें शायद कोई डाउट नहीं है कि डी का वेपर प्रेशर इनके प्रेशर से शायद कंपेरेटिवली कम ही दिया जाता हो। मतलब समझ रहे हो, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, क्योंकि अगर वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा ले लोगे, कहीं ऐसा ना हो डी बॉयल करने लगा, उबलने लगा, तो यानी डी का वेपर प्रेशर जनरली पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कम ही लिया गया होगा। फिर भी जितना भी लिया गया होगा वो तुम्हें, जितना भी सवाल में दिया गया होगा वो तुम्हें यहाँ यूज तो करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो वो इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन सिर्फ इतनी है कि जो लिक्विड बना है वो अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में। बाकी अब जैसे मान लो कोई कहता है, अब इसी सवाल को थोड़ा सा और एक और लेवल चेंज कर सकते हो। जैसे ये इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद पूछे कि भाई अगर मैं इस कंटेनर का वॉल्यूम आधा कर दूं तो बताइए रेट कांस्टेंट क्या होगा, ऐसे करके चलो कुछ भी सवाल बना सकता है। तो अगर आप इसके कंटेनर को ऐसे आधा कर दें तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको आधा करेंगे तो जो भी प्रेशर्स आपको दिए गए वो सब प्रेशर डबल हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो T इज इक्वल टू 0 पर जिस प्रेशर को आप P नॉट समझा करते थे, उस T इज इक्वल टू 0 पर वही प्रेशर आप 2 P नॉट हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब आप ये कह रहे थे T इज इक्वल टू 0 पर A का प्रेशर P नॉट है, सही है, तो आपने रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया। अब आप भूल जाइए इस बात को। मान लो ये कहता है कि ऐसा अब यही रिएक्शन दोबारा करा रहे हैं, बट इन अ कंटेनर जिसका वेपर जिसके लिए जो वॉल्यूम है वो आधा है, तो अगर T इज इक्वल टू T पर प्रेशर P नॉट लिया जाता है, इसी P नॉट को आप दोबारा यूज करना चाह रहे हैं आधे वॉल्यूम के कंटेनर में, तो अब जो प्रेशर बनने वाला है वो प्रेशर 2 P नॉट बनने वाला है। यानी A का इनिशियल प्रेशर जिसको आपने P नॉट माना था पहले, अब वही उतने ही अमाउंट का प्रेशर आधे वॉल्यूम में दुगना हो जाएगा। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी A अगर मान लीजिए इतना लिया गया बड़े डब्बे में, तो उसका प्रेशर कितना है? P नॉट। तो अगर इसी A को, इतने ही A को उतने ही टेम्परेचर पर आधे डब्बे में लोगे तो उसी गैस का प्रेशर डबल हो जाएगा। यानी जो आपका P नॉट हुआ करता था वो अब आपका 2 P नॉट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने कहा कि 10 मिनट बाद का प्रेशर जो है टोटल PT है, तो अब आधे कंटेनर में टोटल प्रेशर PT नहीं होगा, वो डबल होगा 2 PT। बताओ समझे? सर P तो सेम रहेगा ना? क्या चीज? सर P सेम रहेगा ना? हाँ, सब कुछ डबल हो जाएगा सिर्फ एक चीज को छोड़ के, और वो है वेपर प्रेशर।
ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर वॉल्यूम की वजह से चेंज नहीं होता, वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है। पी को आप हमेशा पी ही रखेंगे, बस इस बात का ध्यान रखना। गैसेस के प्रेशर डबल ट्रिपल होते रहेंगे वॉल्यूम को कम ज्यादा करने से, लेकिन एक्वस टेंशन या फिर वेपर प्रेशर वो हमेशा सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर, वो हमेशा कांस्टेंट है। यस सर। सब लोग समझ पाए कि नहीं? पीटी डबल होगा है पीटी इंक्लूडेड है ना पीटी में? क्या बड़बड़ा रहे हो? सर पीटी में पीटी इंक्लूडेड है, तो जरूरी थोड़ी है कि पीटी भी डबल हो जाएगा वॉल्यूम आधा करने पे। नहीं देखो, अब हमसे, अब देखो, हमें जो जितना हिंट देनी थी हमने दे दिया। अब वो डबल होता नहीं होता हमें नहीं पता, हम तो तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर उसने वॉल्यूम को चेंज किया तो गैसेस के प्रेशर में अंतर पड़ेगा, लेकिन वेपर प्रेशर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सवाल की इंफॉर्मेशन इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आप सवाल कर पाए। हम तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं भाई पी नॉट डबल हो गया तो पीटी भी डबल हो गया, हालांकि पी नॉट के डबल होने से पीटी भी डबल हो जाएगा क्योंकि पी कांस्टेंट है, तो ये सब सही नहीं लग रहा है। लेकिन सवाल की ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिसको आप फ्रेम कर पाएंगे, जिसको आप समझ पाएंगे, लेकिन उस समझ में पी को डबल मत करिएगा। पर्पस ये था बताने का, बस ये समझ में आई कि नहीं बात? तो सिर्फ इतना ही बताना है कि हो सकता है सवाल को किसी और चीज से लिंक करे, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो गैसेस के प्रेशर को बढ़ाने के 36 तरीके हो सकते हैं, लेकिन वेपर प्रेशर को घटाने बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज टेम्परेचर। वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है ना? चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस पे आते हैं। एक और केस बनाते हैं इसी का, और वो थोड़ा सा और अच्छा केस है, इस पर भी जेई में सवाल पूछ चुका है। हाँ, वेपर प्रेशर कभी चेंज नहीं होता, वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता। बस इतना ही करा था। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहे। गैसेस के प्रेशर चेंज हो जाएंगे अगर आप उसके वॉल्यूम को कम ज्यादा करते हैं, लेकिन डी का वेपर प्रेशर कभी चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट। हमने पढ़ा है ना, वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्योर लिक्विड का। अब इसी में मान लीजिए, इसी में एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, सेम मान ले, ऐसे कुछ ले लेते हैं, 2b गैस प्लस c गैस। इस पर भी जेई में सवाल पूछ चुका है। फिर वही है, रेट कांस्टेंट निकालो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है? एट t इज इक्वल टू 0 टोटल प्रेशर is equal to P0. At T is equal to T, नहीं, at T is equal to T, total pressure is PT, and after a long time प्रेशर इज पी इंफिनिटी। बताओ रेट कांस्टेंट। ये तुम समझ रहे हो ये लॉन्ग इतना लॉन्ग क्यों है? क्योंकि सर फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में तो साहब कभी खत्म ही नहीं होते, बात समझ रहे हो? लेकिन इतना लॉन्ग आपने कर दिया मामला कि खत्म करिए, होते होते खत्म है, खत्म हो गया सर, खत्म हो गया। हालांकि कभी खत्म नहीं होगा, ये तुम्हें पता है, तो क्योंकि तुम्हें एक्सप्रेशन पता है एटी का, एटी इज एक्सपोनेंशियली, एटी इज ए नॉट इनटू ई रेज़ पावर माइनस केटी। टी इनफाइनाइट पर एटी 0 होगा, और इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कह रहा भाई ये रिएक्शन दे रखी है, हम आपको इतना बता सकते हैं, टी टाइम पर टोटल प्रेशर पी नॉट है, पीटी है, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज पी इंफिनिटी। जो करना कर लीजिए। तो मैंने कहा ये भी बड़ा आसान है। मेरी आंखें तो सिर्फ दो ही चीजें ढूंढती हैं, एक ए का इनिशियल अमाउंट कितना है, और एक ए का बचा हुआ अमाउंट कितना है। आपको जो देना दे दीजिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब थोड़ी सा अकल लगाएंगे तो अपने आप ए का इनिशियल भी पता चल जाएगा और ए का बचा हुआ पता चल जाएगा। ए का इनिशियल पी इंफिनिटी से पता चल जाएगा और ए का बचा हुआ पीटी से पता चल जाएगा। बताओ समझ पा रहे हो कुछ? यस सर। तो सर दिमाग लगाओ। बची हुई वाली अमाउंट किसे कह रहे हैं? P बचा हुआ infinity? ए, किसका? ए का बचा हुआ अमाउंट, 80 कह रहे हैं। यस सर, जो एटीएम सर 0 होगा ना प्रेशर ए का। नहीं, क्या लक्ष्य क्या पूछ रहे हो? 80 क्या कह रहे सर थे? इनिशियल तो हम निकाल लेंगे कुछ हाँ, भी करके कैलकुलेशन, और 80 भी निकालेंगे, निकालना। हाँ, एटीएम किसे कह रहे हैं? मतलब ए का बचा हुआ प्रेशर कितना है? कौन से टेम्परेचर पे? टाइम वो पे? टेम्परेचर नहीं, टी पर, टाइम पर। टेम्परेचर तो फिक्स ही हो गया। ओके सर। ये रिएक्शन तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे चली रही है, इसको तो फिक्स कर दिया, आप इसको मत छेड़िए। अब तो ये हो रहा है कि भाई ऐसा 10 मिनट बाद का सीन क्या है, तो 0 टाइम का सीन, 10 मिनट बाद का सीन, इन्फिनिटी टाइम के बाद का सीन, उसने सीन दे रखा है। तो इस बार सवाल में क्या दे रखा है कि भाई ऐसा 10 मिनट बाद टोटल प्रेशर पीटी है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज पी इंफिनिटी। जो यूज करना है कर लो, मुझे सिर्फ के की वैल्यू बता दो। ये सवाल समझ गए ना? तो अब इसको लिंक करो अपनी बातों से, जरा इक्वेशन बनाओ। हाँ सर इनिशियल वैल्यू तो वैसे फिक्स ही रहेगी ना सर, मतलब इनिशियल
क्या कह रहे हो बेटा? इनिशियल इनिशियल, वैल्यू फिक्स करें। हाँ इनिशियल प्रेशर फिक्स Initial रहेगा, लेकिन तुम्हें पता क्या है? तुम्हें पता है फिक्स वैल्यू कितनी है? नहीं सर, मैं तो यहाँ से पता चलेगी। एक बार लिखो तो, ए वाला एक्सप्रेशन जैसे लिखते थे t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू टी, एक बार लिखो तो सही। t इज इक्वल टू 0 पर जरा समझना, ये सही लिख रहे हैं कि नहीं हम? p0 0 0, ये समझ में आया? ठीक। आफ्टर टाइम t Yes, sir. क्या होगा? ये ठीक है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसको 0 मानना पड़ेगा, होगा नहीं? मानना पड़ेगा, ठीक। और अगर ये 0 हो गया तो ये आदमी अपना सारा प्रेशर बी और सी को देके मर गया, तो बी को सारा प्रेशर दे देगा, तो 1 की वजह से 2 देगा, तो पी नॉट को पूरा देने के बाद 2 पी नॉट दे देगा। बताओ समझे? यानी ये वाली कहानी है, t इज इक्वल टू 0 पर चल रही है, ये t इज इक्वल टू टी पर चल रही है, और ये t इज इंफिनिटी पे चल रही है। क्लियर? अब खत्म हो गया। अब तो सर p इंफिनिटी से p नॉट आ गया। देख लीजिए आप, p इंफिनिटी जो होगा वो होगा 0 प्लस 2 p नॉट प्लस p नॉट, तो p नॉट की वैल्यू p इंफिनिटी बाय 3। एक काम खत्म हो गया। तुम लोग यार समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। आसान की बात है, ज्यादा मुश्किल नहीं। यस सर। मतलब हम चाह रहे हैं कि तुम इतनी क्लियर हो जाए तुम्हें बात कि भाई अब हम समझ गए सर, आप उल्टी सीधी जो बकवास कर रहे हैं करते रहिए। हमारी आंखें सिर्फ 2 चीजें ढूंढती, रिएक्टेंट का इनिशियल और रिएक्टेंट का बचा हुआ, बस। अब वो सारी बकवास जो आप देंगे वो सब मुझे कंफ्यूज करने के लिए देंगे, ये मुझे पता है। मैं ढूंढूंगा बस। अब वही चीज यहां पर भी, अब आपने ये बकवास दे दी। अब मुझे पता है तुम्हारी इस बकवास से मुझे मतलब नहीं, बट मुझे ए का इनिशियल चाहिए और ए का बचा हुआ चाहिए, क्योंकि बिना इसके के नहीं आए, बिना इसके इस रिएक्शन की हाफ लाइफ कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब तक के नहीं आएगा आप हाफ लाइफ नहीं निकाल पाएंगे। तो के तो मुझे चाहिए इस रिएक्शन का, और उस के लिए मैंने पहले एक्सप्रेशन ये बना दिया। अब बताओ पीटी का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? पीटी का एक्सप्रेशन होना चाहिए पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x, ये हमारा पीटी का एक्सप्रेशन है। इसमें x और x उड़ जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी पीटी माइनस पी नॉट बाई 2। सही कर रहे हैं? ये x आ गई। और पी नॉट कितना है? p इंफिनिटी बाय 3, यानी ये आ गया आपका 3pt माइनस p इंफिनिटी बाय 6। सही कर रहे हैं? यस सर। लेकिन मुझे x नहीं चाहिए, मुझे तो p नॉट माइनस एक्स चाहिए भाई साहब। x तो कंज्यूम्ड अमाउंट है। अब p नॉट माइनस एक्स कर देते हैं, तो p नॉट माइनस एक्स की वैल्यू, p नॉट कितना है? p इंफिनिटी बाय 3, और x कितना आया? 3pt माइनस p इंफिनिटी बाय 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? 6 एलसीएम आ गया, ये आ गया 3 कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स p इंफिनिटी माइनस pt डिवाइडेड, ये आ गया, तो दिस इज p इंफिनिटी माइनस pt बाय 2। सही कर रहे हैं? एक बार चेक कर लो बस। अब आप डायरेक्ट सब पी नॉट के फॉर्म में रिजल्ट निकाल के अगर हम उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हाँ तो कुछ तुम भी कर लेना, तुम्हें जैसे करना ऐसे कर लो। हम तो बस, हमें तो जो समझ में आ रहा है हम लिखते जा रहे हैं। बाकी तो तुम लोग सब स्टूडेंट, मैथ्स के स्टूडेंट हो, तुम अपना जोड़ घटाते रहना जैसे समझ में आए। हम तो सीधा आंसर लिख देते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, लॉग ऑफ इनिशियल वैल्यू कितनी है? p इंफिनिटी बाई 3। सो दिस विल बी p इंफिनिटी बाई 3, तो नीचे का 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा, एंड दिस इज p इंफिनिटी माइनस pt। सवाल में क्या सारी वैल्यूज दे रखी हैं? यस सर। बस ये रेट कांस्टेंट आ जाएगा। रेट कांस्टेंट के बाद वो कहेगा हाफ लाइफ निकालो, ये निकालो, वो निकालो, जो भी निकालना सब निकालो। सर ये हमें टी टाइम तक निकालना था ना? हाँ मतलब जो भी पीटी, 0 से लेकर टी इक्वल्स टू टी टी तक। इज इक्वल टू 0 से पीटी, टी टाइम का, क्योंकि टी टाइम पर ही वो पी नॉट माइनस एक्स है। ओके सर। सर इसको आयोनिक से लिंक नहीं कर सकते ना? आयनिक से मतलब अब इक्विलिब्रियम तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो इसलिए आप कोई इक्विलिब्रियम की सिचुएशन तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। और रेट कांस्टेंट जो निकल के आएंगे उससे कुछ चीजें की जा सकती हैं, मतलब अब वो गंदी सोच बन जाएगी, क्योंकि रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। हाँ सर जैसे कि आपने सर ये पी इनफिनिट की फॉर्म में निकाला है के की वैल्यू, ये हमें पी इनफिनिट की वैल्यू अगर हमें क्वेश्चन में दे रखी है इसलिए हमें निकाले, बाकी हम पीटी की फॉर्म में भी तो निकाल ही सकते थे ना? है क्या कह रहे हो? क्या हमने के की वैल्यू 2.30 थी, log 16 p नॉट डिवाइड बाय जो भी ये निकाला है आपने। हाँ सर ये कैलकुलेशन हम पीटी की फॉर्म में भी निकाल सकते थे अगर क्वेश्चन में पी इनफिनिट
की वैल्यू दे रखी है तभी हमने ये निकाली है ना। हाँ मतलब क्वेश्चन में सिर्फ ये दो वैल्यूज गिवन थी। अच्छा अच्छा ठीक है। इन दोनों की मदद से आपको ए का इनिशियल यानी पी नॉट चाहिए और ए का बचा हुआ यानी पी नॉट माइनस एक्स चाहिए, इन दोनों की मदद से। ओके ओके मेरे को लगा सर हम इनफाइनाइट की मदद से जो निकाला है। तुम लोग सब लोग समझ भी पा रहे हो कि नहीं हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमें समझ में नहीं आई। ये आगरा वाले इतना खुश हैं। यस सर। आगे हाँ आगरा वाले बच्चे शिवम समझ में आ रहा भाई? और ये टोपी शाबाश। और तुम्हारे अगल बगल भी कोई बैठा है? नहीं और फोकस के इधर टोपी तुम्हारे नहीं बैठा है वो, तो उससे फोकस में आने के लिए कहो, इतना क्या शर्माना। हाँ ये आओ आया है, देखो और आओ और सर को ये आप सही आप दिखाई दे रहे हो। ये जो आगे सबसे ज्यादा लाल वाली मैम बैठी है ये भी आधी दिख रही। हाँ अब आप सही है। ये देखिए आप देखिए ये फोकस जो है वो कैमरे का तुम लोगों ने ऊपर कर रखा है क्या? नहीं सर पहले से ही जैसा सेट है वैसे। अच्छा तो ये तो दिखाई नहीं देते तुम लोग। ये समझ में आ रही कि नहीं बात? चलो अब आते हैं इसी का एक और केस बनाते हैं, नेक्स्ट केस बना लेते हैं। और नेक्स्ट हाँ सर वो टी इन्फिनिटी वाले केस में जो पी नॉट था वो किसी फ्रैक्शन में नहीं टूटना चाहिए और पी और सी में वो पूरे में कैसे बन रहा है? क्या क्या कह रहे हो फिर से बताओ। मतलब जो टी इन्फिनिटी के टाइम पे जो हाँ। पी नॉट ए वो बी और सी में किसी फ्रैक्शन में नहीं टूटना चाहिए, वो पी नॉट में कैसे बन रहा है दोनों में? मतलब अच्छा एक ए का एक मोल जब टूटेगा तो बी के कितने मोल बनेंगे? पकोगे 2 मोल बने। तो अब ये कैसे हो गया? 1 मोल से 2 मोल कैसे बन गए? अरे मोल में तो कुछ भी हो सकता है ना, वेट कंजर्वेशन का लॉ है, मोल कंजर्वेशन का कोई लॉ थोड़ी ना है। तो अगर आप इसके पी नॉट को पूरा का पूरा खत्म करते हैं तो क्या बोलेंगे? 1 के टूटने से 2 बनते हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हो ना कि पी नॉट के टूटने से 2 पी नॉट बनेंगे। यानी अगर पी नॉट पूरा खत्म हो गया तो वो सारा का सारा प्रेशर किसको ट्रांसफर हो जाएगा? बी और सी को। तो बी को कितना मिलेगा? 2 पी नॉट। सी को कितना मिलेगा? पी नॉट। अब तुम ये कह रहे हो सर 2 पी नॉट मिलकर तो 3 पी नॉट हो जाएगा। अरे तो ये तो मोल्स में बातें हो रही ना, गैस के 2 मोल बन रहे हैं तो प्रेशर ज्यादा है। नहीं समझे? बोलो ना, तो ये फ्रैक्शन में नहीं टूटेगा कि पी नॉट को 2 हिस्सों में बांटो 2:1 में ना। पी नॉट पूरा का पूरा खत्म हो गया और वो सारा का सारा प्रेशर इसको मिल गया। 2 पी नॉट क्यों? क्योंकि मोल दुगने। इसका पी नॉट क्यों? क्योंकि इसके मोल सेम है। याद है ना, गैस के मोल्स टेम्परेचर वॉल्यूम अगर सेम हो तो प्रेशर सेम होता है। इसका गैस के नाम से कोई लेना देना नहीं है। समझते हो कि नहीं? ये गंदा सवाल किसके दिमाग की उपज थी? है? ये क्या नोएडा वाले ने पूछा था किसी ने? नहीं सर। नहीं तो किसने पूछा था? ऑनलाइन। ऑनलाइन कौन है ऑनलाइन? सर मैंने वो थी भवनीश। क्या नाम बकाइए। आप माँ बाप ने इतना खूबसूरत नाम रखा होगा। हैं? भवनीश समझ में आई बात? कितना गंदा सवाल था? यस सर। हाँ तो तुम समझ लो बात को कि जैसे हमने मन ही मन में तुमको बहुत सारी गालियां दे दी, ऐसे समझो। ये हमने उस दिन बताया ना, बड़ा ऐसे बड़ा मजा आ जाएगा। ऐसे सोचिए अब अगर इसी में मन ही मन की जगह सही हो जाए एकदम, मन में नहीं ऐसे खुल के ऐसे, तो सोचिए अब भवनीश सवाल पूछते वक्त भी डरेगा ऐसे, कहेगा नहीं ये कहीं 1 मिनट रुको जरा खुद सोच लेते हैं एक बार, कहीं ऐसा ना हो कि गाली गलौज चालू हो जाए। और ऐसे टीचर बिल्कुल टाइट रहेगा, साला नहीं यार ये कहीं ऐसा ना हो बच्चे के समझ में ना आए, तो और जो और घुस के पढ़ाएगा ऐसे कि देखो बच्चों समझ रहे हो 1 मोल से 2 मोल तो पी ऐसे। क्योंकि अब हमने तो यहाँ ऐसे बोल दिया ना 1 मोल है 2 मोल तो पी नॉट या 2 पी नॉट हो जाएगा। लेकिन तुम सोचो अगर हमने ऐसे पढ़ाया होता और गाली गलौज अलाउड होती तो ऐसे में भवनीश सबसे पहले 4 गाली के साथ ऐसे, ये कैसे भाई साहब? तो ऐसे में समझो ये फायदा होगा हम बता रहे, लेकिन वही अब कर ही नहीं सकते इसको, कैसे छोड़ो अब जो है सो है। तो अब एक केस और बनाते हैं। अब देखो एक केस अजीब सा बना रहे हैं, बड़ा अजीब सा, और ये बड़ा अच्छा केस है। इस केस पे जेईई में कोई सवाल नहीं बना है। अ गैस इज decomposing in various gases with unknown stoichiometry। ये हमारा केस, एक गैस है
क्योंकि डिकम्पोज कर रही है दुनिया भर की गैस में, हमें नहीं पता कितनी है, और उसकी स्टोशियोमेट्री वगैरह कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, यानी रिएक्शन का कोई आइडिया नहीं। ठीक, इंफॉर्मेशन कुछ दे रखी है और फर्स्ट ऑर्डर है। पहली बात तो ये डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर है। इंफॉर्मेशन क्या है? एट T इज इक्वल टू 0 प्रेशर ऑफ सिस्टम इज P0। एट T इज इक्वल टू T pressure of system is PT, and at T is equal to infinity pressure of system is P infinity। मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझको ये सवाल दिया गया है और जेईई में इस कैटेगरी का सवाल अब तक, इससे पहले वाले केस तक के सवाल बन चुके हैं, इस केस का सवाल नहीं बनाया गया है। तो अब आपके अपने हिसाब से दिमाग लगा देते हैं कि भाई ऐसा रिएक्शन कुछ दे नहीं रखी, आपको पता नहीं क्या ड्रामेबाजी है। लेकिन आपने अच्छी बातें क्या दी है, इस बार आपने पहली बार 3 बातें बताई है मुझे। इससे पहले जितने भी केस आपने किए उसमें 2 बातें बताते थे आप। इनिशियल दे दिया, बचा हुआ दे दिया, बचा हुआ दे दिया, इनफाइनाइट दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। 3 बातें आपने पहली बार बताई हैं। कौन कौन सी? एट T इज इक्वल टू 0 द प्रॉपर्टी इज गिवन, एट T इज इक्वल टू T द प्रॉपर्टी इज गिवन व्हिच इज द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड दिस इज द फाइनल प्रॉपर्टी आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने मुझे ये 3 वैल्यूज जो है उस पर्टिकुलर रिएक्शन की टोटल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हुए ये 3 वैल्यूज दी। लेकिन अब मजा क्या है कि वैल्यूज तो 3 दिए लेकिन इस बार रिएक्शन नहीं दी। तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि वो -x और +x जो लिखते थे वो सब क्या आप करें ऐसे। सर ये भी नहीं दिया कि कौन कौन से रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं बताया। अ गैस इज डिकम्पोजिंग इन वेरियस गैसेस। एक गैस तमाम लोगों में टूट रही है, न जाने कितने लोगों में, क्या उनकी स्टोशियोमेट्री है, क्या गैस की स्टोशियोमेट्री, कुछ नहीं पता। लेकिन ये 3 बातें उसने बता दी हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये सवाल। तो अब देखो, या तो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वैसे तो हम तुम्हें इसका जुगाड़ बताएंगे, फाइनली एक रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट आगे तक काम आता रहेगा। मतलब वो सिर्फ इसी तरह के सवालों में नहीं, हर सवाल में काम आ जाएगा। ठीक, लेकिन अब वहां से पहुंचने से पहले डिराइव तो करना पड़ेगा, मतलब उस रिजल्ट को डिराइव करके देखना पड़ेगा। रिएक्शन नहीं पता है तो तुम अच्छा सोच के बताओ, क्या कुछ दे नहीं रखा? हाँ, कुछ दे नहीं रखा, लेकिन अगर रिएक्शन नहीं मान लेते। हाँ, मतलब कुछ भाई तुम ये तो मानते हो कि बिना रिएक्शन के कुछ होना है नहीं। यस। और आप कह रहे हैं कि केस है तो इसका मतलब कुछ होगा ही, मतलब सॉल्व तो होगा ही। तो इसका मतलब सर शुरू कर देते हैं, सर एक रिएक्शन लिख देते हैं, अब एक अननोन सी रिएक्शन अपने मन से मान लेते हैं। तुम बताओ सबसे जनरल इक्वेशन इस केस की क्या बना सकते हो, सबसे जनरल सोच के। N1P1 N2P2 N3P3 ए टूट रही है बी और सी में। सर ए टूट के N1 A1 ओ N1P1 N2P2 N2P3 ऐसे सो ऑन कर दिया। सबसे ज्यादा जनरल सर ए टूट रही है बी और सी में। सर ए टू टू ए में अगर देखो, जैसे अब यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है, ये भी एक रिएक्शन हो सकती है ना, मतलब हो तो सकती है, लेकिन सर वो जनरल नहीं हुई ना। आप कैसे पता ए से बी बन रहा है और बी से बन रहा, सी से बन रहा? सब प्रोडक्ट की एक लंबी सी लिस्ट बना दी। एक के N1 मोल्स प्रोडक्ट P1, प्रोडक्ट 2 के N2 मोल्स, प्रोडक्ट 3 के N3 मोल्स, ऐसा करके पूरी एक N तक चला दी। और रिएक्टेंट के मोल्स वो 1 ही लिए, वो N। तो ये कहा, तो यही तो हम जानना चाह रहे हैं, तुम कितना सोच रख सकते हो, कितनी गंदी सोच हो सकती है तुम्हारी, ये सोचना। तो तुम ये तक नहीं सोच पाते हो कि एक रिएक्शन क्या बन सकती है। सबसे जनरल बताइए। सवाल तो क्या ही करेंगे हम जब हम रिएक्शन ही नहीं लिख पाएंगे जनरल। अरे कम से कम जब जनरल ही लिख, बल्कि हम तो कहते हैं जब तुम्हें इतनी बदतमीजी करनी है, उसको जनरल बनाना ही नहीं है तुम लोग को, तो ऐसे लिख देते ना, A gives B plus C plus D plus C plus A। इसमें क्या बुराई है? जब तुम्हें जनरल लिखना ही नहीं तो ऐसे लिख दो, उसका भी आंसर आएगा वही जो अभी आएगा आंसर। क्योंकि सर हम तो जनरल लिखने जा रहे हैं, इसलिए बेस्ट है कि अगर आप जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं तो कम से कम इतनी तो अकल लगाइए कि जनरल रिएक्शन जो है वो ऐसी होनी चाहिए, ए गैस टूट रही, मतलब ऐसी नहीं, मतलब समझो सब कुछ अननोन है ना। बी गैस में प्लस सी गैस में प्लस डी गैस में प्लस सो ऑन। हमें कुछ पता ही नहीं है, और क्या लिख सकते? इससे ज्यादा जनरल हो नहीं सकता। बताया तो था है सर, बोला था ऐसा वाला। हाँ, जिसने बोला था सही बोला था यार। अब देखो इतने सारे बच्चे रहते हैं, अब क्या समझ में नहीं आता। हमें मजा आता है जब वो गलत कोई आदमी बोलता है, समझ बात को, तो थोड़ा सा जलील करने का मौका मिल जाता है। अदरवाइज तो सही बोलने में क्या है, अब यहाँ पे शाबाशी भी देने का कोई मतलब नहीं बनता। साला किसी ने बोला शाबाशी किसी और को मिल रही, दूसरा आदमी सोचा साला हम तो सोच भी नहीं रहे थे, हमें शाबाशी क्यों मिल रही, समझ। तो वो इसलिए शाबाशी का कोई फायदा नहीं है, ये गाली गलौज का फायदा है। तो हमें वो एक आध लोग जो गलत बोल देते ना, वो उसमें समझ में आ जाती बात, क्योंकि वो ज्यादातर लोग गलत लोग सोच रहे होते। तुम ये बात मानते हो कि नहीं? सही तो बहुत कम लोग, तो एक कॉमन गाली चली जाती,
चलो 15-20 लोगों के पास एक कॉमन गाली चली जाती है। अब सही एक आदमी बोलेगा उसको शाबाशी देंगे, बाकी अपना मुंह बनाए बैठे रहेंगे। तो किसी ने वैसे हमें लग रहा है कुछ बोला था ऐसा N1 N2 N3 करके बोला था ना किसी ने। हाँ, तो जिसने भी N1 N2 N3 करके बोला था ठीक था, और उसको गलत नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा था ए के आगे भी एक जनरल सा आ जाए, मतलब समझ लो 1 मोल नहीं A मोल है, तो ये जनरल। अब अगर तुम थोड़े भी समझदार हो, जिस पे डाउट है हमें, लेकिन अगर तुम थोड़े भी समझदार हो तो तुम अब आसानी से रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। नाउ दिस इज द रिएक्शन, बस। अब अगर तुम समझदार हो तो मुझे आंसर बता सकते हो इसका। अब तुम देखो, तुमने इतने केसेस कर लिए हैं, अब देखते हैं तुम इस केस का आंसर मुझे क्या बताते हो, देखते कौन बताएगा। ये थोड़ा सा टाइम बर्बाद होगा, लेकिन ठीक है, मतलब ठीक करके बताओ। फाइनल आंसर बताना है रेट लो इस रिएक्शन का। फाइनल आंसर रेट कांस्टेंट का बताना है। तुम बता दो लॉग के अंदर क्या आएगा। सर -1A। सर आंसर बताएं लॉग के अंदर का। बताओ बताओ सर लॉग के अंदर ऊपर तो आएगा बी प्लस सी प्लस ऐसे करते करते और +1। बट बी और सी भी आएंगे, जो तुमने माने वो भी सवाल में आ जाएंगे। बी और सी तो तुमने माने। तुम्हारा देखो फिर मिला, मुर्गा मिल गया, मुर्गा। सर इसको एलिमिनेट सर बी इंफिनिटी बाय पी नॉट आ जाएगा। नहीं नहीं, तब तुम मिले हो तो सुन लो बात। यस सर। यार बी सी डी तो हमने माने भाई, ये सवाल में थोड़ा ना दे रखे हैं, तो इसका हमारा जो आंसर आएगा उसमें ए बी सी डी नहीं आनी चाहिए, समझे कि नहीं बात। इंफिनिटी बाय पी नॉट रख देंगे फिर। हाँ मतलब ये ऐसे बोलो, आंसर ए बी सी डी का नाम मत लो। अब आंसर बताओ लॉग के अंदर पी इंफिनिटी प्लस पी नॉट अपॉन प्लस नहीं आएगा यार सर। पी इंफिनिटी अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी। पी इंफिनिटी माइनस पी टी। लॉग के अंदर आएगा 1 प्लस पी नॉट बाय पी इंफिनिटी आ रहा है सर। हाँ तो गलत तो कुछ भी बोल दो, इतना टाइम क्यों लगाया तुम? साला पहले ही बोल देते गलत साला जब बोलना ही था। छाप लो, देखो छाप लो। ए टू हम बता रहे हैं, तुम लोग गलती क्या कर रहे होगे, तुम यहाँ पर ये लिख ही नहीं पाते होगे a माइनस एक्स बी माइनस, तुम्हें आता ही नहीं लिखना, हमें पता है यही गड़बड़ है सारी। ये जनरल हो गया, ठीक। तो अब देखना जरा, t इज इक्वल टू 0, इसके इनिशियल प्रेशर को सवाल में दे रखा पी नॉट, ये तो दे ही रखा पी नॉट, तो पी नॉट की तो टेंशन नहीं है तुम्हें, पी नॉट तो ऑलरेडी सवाल में गिवन है, सारी टेंशन पी नॉट माइनस एक्स की है, वो वही झंझट है। देखो उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो गया पी नॉट, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0। चलिए ठीक है, अब t इज इक्वल टू टी पर आते हैं साहब, कुछ कम हो जाएंगे। अब मेन क्या है कि ये कितना बनेगा, इसके कम होने से ये कितना बनेगा, ये तुम गलत लिखते होगे। ये बनेगा b बाई ax, ये c बाई ax, सो ऑन। कैसे निकाला? ऐसे निकाला कि अगर मेरे a मोल, अब पता नहीं तुम लोग ये कब सीखोगे यार, तुम्हें लगता है ऐसे बोलने से कुछ गड़बड़ हो जाती है, ऐसे बोलना स्टार्ट तो करो। अगर मेरे a मोल टूटेंगे तो तुम्हारे b बनेंगे। यस सर। आंटी अरे ये टोपी अबे पढ़ने दो बे। हाँ, तो अगर तुम्हारे a टूटेंगे तो इसके b बनेंगे।
अगर मेरा एक टूटेगा तो तुम्हारे बी बाई ए बनेंगे, अगर मेरे एक्स टूटेंगे तो तुम्हारे बी बाई एक्स। इसमें क्या केमिस्ट्री क्या है, तुम इसको एक बार सीख क्यों नहीं लेते सब लोग? यही गलत सर, लिखते हो, इसके सारे आंसर गलत आते हैं तुम्हारे। समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मेरे पी नॉट माइनस ए एक्स भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते, पी नॉट माइनस ए एक्स नहीं, पी नॉट माइनस 100x लिख सकते हो तुम। मैं कितनी बार तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा चुका हूं ये वाली बात कि इसके टूटने टाटनेस फर्क नहीं पड़ता, उससे x की वैल्यू बदलती रहेगी, लेकिन हमारा जो x आ रहा है वो तुम्हारा 100x बन जाएगा, बस इतना ही फर्क है। आपको जो दिल करे वो लिख दीजिए, कोई, जैसे मैं बताता हूं, तुम कह रहे हो पी नॉट माइनस, मैं 50x लिख देता हूं, पी नॉट माइनस 50x, ठीक। तो अब यहां क्या आएगा, चलिए चेक करते हैं। अगर मेरा a टूटेगा तो तुम्हारा b बनेगा, ये तो सवाल कह रहा है। यस सर। तो अगर मेरा एक टूटेगा तो तुम्हारा b बाई ए बनेगा, मेरे 50x टूटेंगे तो तुम्हारे b बाई ए इंटू 50x बनेंगे। इसमें क्या है यार, नहीं समझे? यस सर। तो तुम्हारा जो दिल करे, मैं तो ऐसी जनरल कुछ भी बोल रहा हूं कि भाई पी नॉट, जैसे हम अब तक लिखते थे वैसे लिखते थे, पी नॉट माइनस एक्स। तो अगर यहां x आया तो अब ये कितना आएगा, a के टूटने से b बनता है, एक के टूटने से b बाई ए बनेगा, x के टूटने से b बाई एक्स बनेगा। क्लियर? इसी तरह से यहां निकालते हैं, a के टूटने से c बनता है, एक के टूटने से c बाई ए बनेगा, तो x के टूटने से c बाई एक्स बनेगा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अच्छा, अब इन्फिनिटी पे आते हैं, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। साहब लगभग खत्म। तो अगर ये खत्म हो गया तो अपना प्रेशर इधर ट्रांसफर करेंगे कैसे? अगर मैं a तो तुम b, मैं एक तो तुम b बाई ए, और अगर मेरा पूरा p नॉट तुम्हारे पास चला गया तो b बाई ए p नॉट, c बाई ए p नॉट, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। बताओ, समझे ये? यस सर। अब बताते सर हैं आंसर में a का कोफिशिएंट आएगा क्या? कुछ भी नहीं आएगा आंसर में, आंसर पूछ लो ना सीधे सीधे, p इंफिनिटी माइनस p नॉट अपॉन p इंफिनिटी माइनस pt। 50 आंसर दे चुके। अब जरा तसल्ली रखो, अब हम हमें कर लेने थोड़ा सा, है ना? तो अब पहले इन्फिनिटी की बात करते हैं। इन्फिनिटी पे टोटल प्रेशर कितना होगा, p इंफिनिटी, और तुम्हारे हिसाब से टोटल कितना होगा इन सब का सब? चलिए सबको जोड़ देते हैं। तो यानी p इंफिनिटी की एक इक्वेशन बन गई कि p इंफिनिटी इज इक्वल टू p नॉट कॉमन ले लेते हैं और अंदर आ जाएगा b बाई ए प्लस c बाई ए प्लस d बाई ए, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक, इससे जो है इस पूरे गंदे आदमी का वैल्यू आ गया, बस खत्म हो गई खेल। तुम्हें यही तो दिक्कत थी ना, इनकी वैल्यू क्या है? आ तो गई इनकी वैल्यू, b बाई ए प्लस c बाई ए प्लस d बाई ए, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? p इंफिनिटी बाई p नॉट। तो जब कभी तुम्हें इस गंदी चीज की वैल्यू रखनी हो तो ये रख देना, याद है? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पीटी की लेके, पीटी की बात करते हैं। पीटी क्या होगा? पीटी होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि पी नॉट माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 1 माइनस डी बाई ए प्लस सी बाई ए प्लस डी बाई ए, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। एक बार देखो सही क्या है कि नहीं। पी नॉट माइनस एक्स प्लस दिस, तो पी नॉट माइनस एक्स प्लस दिस। ठीक, इसमें से जो आदमी वो आपको पसंद नहीं है उसकी वैल्यू आपने पहले निकाल के रखी, कितनी है? P इंफिनिटी माइनस P नॉट। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है बस, PT इज इक्वल टू P नॉट माइनस एक्स, और अंदर आ गया P इंफिनिटी, नहीं 1 माइनस, अंदर आ गया 1 माइनस P इंफिनिटी बाय P नॉट। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो यार, कितना आ जाएगा बताओ? x की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, निकाल पाओगे? x की वैल्यू कितनी आएगी? P नॉट इनटू सब PT माइनस P नॉट अपॉन में P इंफिनिटी माइनस P नॉट भी तो आएगा ना? यस सर। सर वो तो स्टार्टिंग सर ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, ये x आएगा, ठीक है। ये सर यहाँ पे 1 आएगा P नॉट की जगह। नहीं P नॉट आएगा, कैसी बातें करो? ये वाला P नॉट भी तो रखोगे, P नॉट ही आएगा। यही तो P नॉट कटना है। ठीक है सर, गलती हो सही आ रहा था मेरा। कुछ गलत हो रहा है? यस सर, सर यही है। यही है सर, यही बता रहे हैं ये लोग तो। सही है, यही है, ये आ गया। लेकिन तुम्हें x चाहिए या P नॉट माइनस एक्स? P नॉट माइनस एक्स निकाल लेते हैं। चलिए कोने में चलते हैं, P नॉट माइनस एक्स निकालते हैं। तो कितना आएगा P नॉट माइनस एक्स? P नॉट माइनस एक्स आ जाएगा, x तो पता ही है, P नॉट कॉमन आ जाएगा, थोड़ा सा अपने आप समझना। P नॉट माइनस एक्स आ जाएगा P इंफिनिटी माइनस PT, P इंफिनिटी माइनस PT अपॉन P इंफिनिटी माइनस P नॉट। P नॉट, और फिर P नॉट भी चाहिए। यस सर, P नॉट कॉमन लिया था ना। यस सर, P नॉट, ये आपका आ गया P नॉट माइनस एक्स। अब आता है आपका फाइनल आंसर। चलिए आंसर निकालते हैं। आंसर क्या आएगा? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ इनिशियल, तो सवाल में ऑलरेडी P नॉट दे रखा है,
इनिशियल की तो कोई टेंशन ही नहीं थी, वो तो आपको पी नॉट दे रखा है। दूसरा चाहिए पी नॉट माइनस एक्स, जो कि ये, तो जब आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? यानी और नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट पी इंफिनिटी माइनस पीटी, और पी नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका एक्सप्रेशन आएगा। अभी नेक्स्ट पेज पे इसको बड़ा सा लिख देते हैं, यानी 2.303 बाई टी लॉग पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पीटी। और मजे की बात क्या है, मुझे रिएक्शन से कोई मतलब ही नहीं था, वो तो जबरदस्ती तुमने एक रिएक्शन बना दी और उस रिएक्शन में जो भी कांस्टेंट सब एलिमिनेट हो गए। आपके आंसर उन्हीं चार लोगों से निकल के आए, पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पीटी। यानी जब कभी भी किसी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी गिवन हो जो कंबाइंड प्रॉपर्टी हो, बड़ी प्रॉपर्टी मतलब डब्बे की प्रॉपर्टी हो, जैसे प्रेशर हो गया, कुछ और होगा, भी हम और लिख के दिखेंगे, उस केस में अगर आपने उसकी तीन वैल्यूज मुझे दे रखी, 0, टी और इंफिनिटी, बस आप समझ लीजिएगा कुछ करना ही नहीं है, ऐसी तैसी रिएक्शन की सीधे फॉर्मूला लगा देना, पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पीटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिएक्शन। और ये सिर्फ प्रेशर के लिए नहीं है, नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल एक जनरल इंफॉर्मेशन लिख के दे देंगे और उसको एक दो जगह प्रूफ करके भी दिखा देंगे कि ये बात हमेशा सच। इस सवाल में, जो कि एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, मुझे रिएक्शन का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि मुझे तीन इंफॉर्मेशन दे रखी थी, 0 वाली, टी वाली और इंफिनिटी वाली, तो मैंने बिना सोचे आगे के लिए इस बात को याद कर लिया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिएक्शन कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, इररिस्पेक्टिव, इसको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा इस बात को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिएक्शन, इफ वी आर प्रोवाइडेड with 3 values of a property which is a common property of reactant and products, then rate constant is always 2.303 by t log of x infinity minus x naught upon x infinity minus xt, where x is the combined property of reactants and products. Irrespective of the reaction. सर लेकिन रेट कांस्टेंट की इक्वेशन नहीं बदलेगी ना, कभी भी नहीं। अभी बदली थी क्या? अभी नहीं सर, हमने वो तो चीज ली नहीं कि a के साथ अगर a लिखा हुआ है, हाँ, तो उसका जब हम डिफाइन करेंगे, उसकी रेट इक्वेशन बनाएंगे, तो -1/a dA/dt होगी वो। नहीं, तो रेट कांस्टेंट तो हमने लिखा है, दिस इज द रेट कांस्टेंट, इसी को 2 के 3 के 4 के बोलते रहो। आप कोई कंफ्यूजन तो ना, आप तो रिएक्शन है ही कुछ है ही नहीं हमारे पास, हम तो एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि k की वैल्यू हमेशा 2.30, और इससे पहले भी तो यही कर रहे थे। रेट कांस्टेंट तो एक जनरल एक्सप्रेशन है, वो k सवाल में जब देता था तब दिक्कत होती थी, अब तो हमें रेट कांस्टेंट खुद ही निकालना है। तो अगर वो कहता नहीं, या तो 2 के आना चाहिए, 3 के आना चाहिए, तो उसको बोल देना हाँ यही 2 के, यही 3 के, यही 4 के। ठीक है सर, समझ रहे ना? ये वाला कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दो, जो वहां वाली बात थी वो बात खत्म हो चुकी है। अगर सवाल में रेट कांस्टेंट गिवन होता है या सवाल में रिएक्शन रेट लॉस गिवन होता है रिएक्शन का, तो उस के को यूज करते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अदरवाइज तो इन जनरल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो रेट कांस्टेंट है वो इस तरह से डिफाइन होता है, हाफ लाइफ ln2/k से डिफाइन होती है। दिस इज जनरल। यहां पर भी यही, इसने कुछ बताया था ना, उसने कहा ऐसा मेरे पास एक आदमी है जिसकी 3 प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें दे रखी है, एक रिएक्शन की 0 टाइम की दे रखी है, टी टाइम की दे रखी है, इन्फिनिटी। अब बताइए रिएक्शन कौन सी ले? हमने कैसी कैसी तुम्हारी रिएक्शन की, आंसर ही आएगा, बस बात खत्म। चाहे कैसी भी रिएक्शन हो, अगर 3 वैल्यूज गिवन है, 0, टी और इन्फिनिटी की, एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कॉमन प्रॉपर्टी है बर्तन की, उस केस में आप समझ लीजिए, अगर आपने मुझे 3 वैल्यू 0, टी और इन्फिनिटी की दे रखी हैं, तो आंसर हमेशा x इंफिनिटी माइनस x नॉट अपॉन x इंफिनिटी माइनस xt से निकाला जाएगा। इसमें कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी, हम आगे भी 2-3 जगह प्रूव करके दिखा देंगे। तो हाँ, अगर आपने कहा जैसे कि बर्तन की कॉमन प्रॉपर्टी है, तो उसको यहाँ पे अपन ने प्रेशर की टर्म्स में लिखा है, अगर वो किसी और की टर्म्स में दे के रखता तो अपन वो पुट कर देते हैं। हाँ, अभी मैं करता हूं, वॉल्यूम पुट करके दिखाता हूं तुम्हें। अब रोटेशन, प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन पुट करके दिखाता हूं मैं, सब चेंज सब कर सकते हैं आप।
सुनो, इसलिए मैंने जनरल बात कर ली, मुझे मतलब ही नहीं है एक प्रॉपर्टी दीजिए, एक कॉमन प्रॉपर्टी दीजिए जो बर्तन की प्रॉपर्टी, जैसे बर्तन का प्रेशर दे रखा है, बर्तन का वॉल्यूम है, समझो, कॉमन प्रॉपर्टी की वैल्यू दे दीजिए, 3 वैल्यू, 0 वाली दे दीजिए, टी वाली दे दीजिए और इन्फिनिटी वाली दे दीजिए। मुझे रिएक्शन से मतलब नहीं, ये मेरा आंसर। समझ गए ना? अच्छा, अब इसमें एक चीज है जो फिर एक लेवल और ऊपर है, वो क्या है? सर आपको ये 3 वैल्यूज ही चाहिए क्या? हाँ, तो 3 ही चाहिए, 0, टी और इन्फिनिटी। सर अगर 0 वाली ना गिवन हो तो क्या करेंगे? हाँ, तो फिर तो बात सही, क्योंकि अगर 0 वाली गिवन नहीं है तो फिर आप रिएक्शन पता होनी चाहिए, क्योंकि 0 पता करने के लिए तो रिएक्शन चाहिए। याद है कि नहीं बात? तो आप बड़ा झंझट हो गया कि आप क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, जिसकी गिवन है उसको 0 मान लीजिए ना। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए T इज इक्वल टू 20 पर दे रखा है प्रेशर, T इज इक्वल टू 60 पे दे रखा है प्रेशर, और T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे दे रखा है प्रेशर। अब तुम कहोगे सर देखिए 0 वाला तो दिया ही नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? तो आप 20 को 0 मान लीजिएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? और फिर 60 को T वाला मान लीजिएगा, लेकिन इस T की जगह 60 की जगह 40 रखिएगा। कुछ समझे कि नहीं डिफरेंस? सब लोग अकल लगा पा रहे हो कि नहीं? क्या कह रहे हैं भाई? या तो 0 की दे दीजिए, T की दे दीजिए, इन्फिनिटी की दे दीजिए, ये आंसर है सर, क्या दिमाग लगाना। लेकिन अगर 0 की नहीं दे रहे हैं, आप पहले 20 सेकंड से शुरू कर रहे हैं, तो आप 20 सेकंड को 0 मान लीजिए। तो अगर 20 सेकंड को 0 मान लिया, दैट मींस रेफरेंस इज 20, तो जो 20 के बाद 60 का दिया गया है वो एक्चुअली टाइम इंटरवल 40 लिया जाए, तो T को 40 रख दीजिएगा, बाकी x इन्फिनिटी माइनस x नॉट अपॉन x इन्फिनिटी माइनस करके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाए, खत्म। समझ गए बात? है ये नोएडा वाले बच्चे समझ पाए? यस सर। ठीक, चलिए ठीक। अब और इसी में एक बात और करते हैं। अब तुम ये और धीरे से एक बार एक आध सवाल में प्रूव करके दिखाएंगे। अभी एक केस और सिंपल बनाते हैं पहले। आप वो ये ले लेते हैं, डीकॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का केस हो गया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। हमें नहीं पता, वो सवाल में दे दिया उसने, और अब पता भी चल गया। चलिए तो इसको ध्यान रख लेते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकॉम्पोजिशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। क्या सवाल आएगा? रेट कांस्टेंट बताइए। तो हम क्या पूछेंगे? इसका इनिशियल बता दो और इसका बचा हुआ बता दो, हम आंसर बता दें। और तुम्हें वो क्या बोलेगा? हम तो नहीं बताएंगे। अब तक उसने सीधा कभी बताया नहीं, तो इस बार भी घुमाएगा, बकवास करेगा। तो इस बार क्या बकवास कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और इस बार क्या अजीब बकवास कर रहा है, कह रहा है एट T इज इक्वल टू 0 वॉल्यूम ऑफ H2 नहीं, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कंज्यूम। नया आ गया कुछ अजीब सी बकवास, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कंज्यूम is V0 ml and at T is equal to T, volume of KMnO4 consumed is VT ml। ये नया आ गया। हमने कहा तो कह रहा कुछ नहीं, रेट कांस्टेंट बताओ। अब इसका मतलब ये हुआ, ये जो बकवास उसने दी है, KMnO4 के जो वॉल्यूम उसने दिया है, उसको यूज करके तुम्हें H2O2 का इनिशियल और फाइनल अमाउंट निकालना है। कुछ नहीं करना, तुम सब समझते होगे बात को। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और H2O2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो KMnO4 से रिड्यूस हो सकती। इसका मतलब H2O2 दोनों काम कर सकती है, ऑक्सीडाइज भी हो सकती है, रिड्यूस। बट KMnO4 से रिएक्ट कराओगे तो ऑक्सीडाइज हो। यानी सीधी सी बात है कि आपने सबसे पहले एक बर्तन ले लिया, उस बर्तन में आपने H2O2 डाल दी, ये आपका H2O2। अब आप ये बताइए T इज इक्वल टू 0 पर जब आप इसको KMnO4 के साथ टाइट्रेट करेंगे, तो जितना भी KMnO4 कंज्यूम होगा वो किसके साथ लिंक होगा? H2O2 के इनिशियल अमाउंट के साथ लिंक होगा। और 10 मिनट बाद अगर आप यही हरकत करेंगे तो अरे सर 10 मिनट बाद ये H2O2 टूटती चली जाएगी, जितना टूटना होगा वो टूट जाएगी, और टूटने के बाद जो बचना होगा वो बच जाएगी। तो 10 मिनट बाद जितना KMnO4 खर्च होगा वो तो H2O2 से रिएक्ट करेगा, लेकिन वो कौन सी H2O2 होगी? जो बच गई। कुछ समझे बात को? यानी ये इसका इनिशियल अमाउंट है, ये इसका बचा हुआ अमाउंट है। इनिशियल अमाउंट इज लिंक्ड विद द इनिशियल अमाउंट ऑफ KMnO4 एंड फाइनल अमाउंट इज लिंक्ड विद द बचा हुआ अमाउंट ऑफ KMnO4। यानी अल्टीमेटली जो भी V0 VT है वही उसके A0 AT बन जाएंगे, और आप सीधे रेट कांस्टेंट से रिलेट कर सकते हैं। K इज इक्वल टू 2.203303 बाय T log ऑफ V0 बाय VT। कुछ समझ पाए कि नहीं? सर स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगा रिएक्शन की? कुछ भी नहीं, किसी भी चीज पे जो स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड ऊपर करेगा वही स्टोइकियोमेट्री पे नीचे भी डिपेंड करेगा। यानी ये रेशोज है, ये कैंसिल होंगे। समझे कि नहीं? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि आप
अब तुम समझो क्या है क्या, मतलब अब ये भी सवाल हो गया। अब जिसको कभी पता ही नहीं, जिसने सुना ही नहीं, वो कहेगा साला अजीब बेवकूफ आदमी है, H2O2 का सवाल पूछ रहा है और KMNO4 का वॉल्यूम दे रहा है, क्या लिंक है इसका? तो जो पहले समझ के गया है वो जानता है इस बात को कि H2O2 के इनिशियल अमाउंट को इनडायरेक्टली देने का एक नया तरीका निकाल लिया उसने कि KMNO4 के साथ टाइट्रेट करेंगे और जितना भी KMNO4 जीरो टाइम पर खर्च होगा वो इनडायरेक्टली H2O2 के इनिशियल अमाउंट से लिंक हो जाएगा। और अब फिर से बर्तन धोया और 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। जब 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो H2O2 टूटती जाएगी, टूटती जाएगी, टूटती जाएगी, टूटती जाएगी, कुछ बच जाएगी। वो जो बच जाएगी अब उसको KMNO4 के साथ टाइट्रेट करके नया KMNO4 का वॉल्यूम निकाल लिया, तो वो वॉल्यूम बचे हुए से लिंक हो जाएगा और जो पहले वाला वॉल्यूम था वो इनिशियल अमाउंट से लिंक हो जाएगा। तो जो V0 है उसको A0 की जगह और VT को VAT की जगह पुट करके रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। तो समझे बात? यस सर। चलिए एक और सिंपल केस बनाते हैं, हटा दें इसको। हाँ सर ऐसे तो किसी को भी 2 को दे सकते हैं जो अपन रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल देखी थी उनमें से। क्लियर करना चाह रहा हूं कि वो किसी को भी दे सकता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के नाम पर वो आपको बिल्कुल बेवकूफ बना सकता है। आपको सिर्फ समझना क्या है भाई, ऐसा तुम्हें जो बकवास करनी कर लो, मुझे जो है 2 बातें ढूंढनी है बस। अब तुम्हें अगर वो लिंक थोड़ा थोड़ा बनाना यहां से सीख लोगे तो गंदे गंदे सवाल भी किए जा सकते हैं। हमने IIT में बहुत पहले एक सवाल आया था, वो हालांकि सब्जेक्टिव सवाल था इसलिए अब तो नहीं कराते क्लास में, बट बहुत पहले एक सवाल आया था कि एक आदमी जो है वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसके अंदर जो है एक इंजेक्शन लगाया, उस इंजेक्शन में जो है अब सोडियम था, सोडियम एक रेडियो एक्टिव सोडियम था, उस सोडियम की इनिशियल एक्टिविटी इतनी थी, उसको फिर डॉक्टर ने कहा जाओ पिक्चर देखने चले जाओ। वो 3 घंटे बाद वापस लौट के आया, अब उसने ब्लड का सैंपल निकाला और ब्लड के सैंपल में से नई एक्टिविटी सोडियम की चेक की, वो इतनी निकल के आई। बताइए उस आदमी के अंदर ब्लड कितना है? आदमी साला चल क्या रहा है, अजीब बकवास चल रहा है, अजीब घुमा रहा है, जबकि कर कुछ नहीं रहा है। वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स डीके फॉलो करते हैं, उसकी इनिशियल एक्टिविटी दे रखी है, उसकी फाइनल एक्टिविटी दे रखी है। वो जो एक्टिविटी है उसी में उस ब्लड का वॉल्यूम आ जाएगा बस। तो जब आप कुछ करेंगे कि वो एक्टिविटी पर ml ऐसे करके दी जाती है, तो ब्लड का ऐसे करके कुछ जुगाड़ लगा के 2 लाइन का सवाल, लेकिन वो लैंग्वेज ऐसी बनाएगा कि आपको लगेगा साला पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है। तो हम सिर्फ ये क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं कि ये भी इतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखा मिलता है। जैसे मैंने लिख दिया ना t = 0, वो पूरा एहतमाम के साथ सवाल बनाएगा कि भाई साहब बर्तन लेके आए थे at t = 0, हमने रिएक्शन स्टार्ट की, द वॉल्यूम ऑफ द KMNO4 दैट दिस KMNO4 इज H2O2 इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट KMNO4 सॉल्यूशन। समझ, पूरा माहौल बनाएगा एकदम लंबा चौड़ा। आदमी सोचे पता नहीं क्या लिंक कर रहा है, लेकिन अगर तुम चीजों को समझ जाओगे ना तो तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, तुम सीधे पकड़ोगे आंसर 1 सेकंड में बाहर। ठीक है ना? जैसे एक और केस बनाते हैं, अब ये वाला केस ले लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का नाम था। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं CS3COO C2H5, ये इसकी हाइड्रोलिसिस है, एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म है, CH3COH बनाएंगे और ये सब लोगों को याद है ना कि एस्टर्स हाइड्रोलाइज होकर एसिड और अल्कोहल में ब्रेक कर जाएंगे, तो कुछ वही कर रहा है। ठीक, तो अब फिर वही है कि वो कह रहा है कि भाई ये बताइए ये रिएक्शन किस ऑर्डर को फॉलो करती है। तो देखो दिमाग ये कहता है कि दिस इज सेकंड ऑर्डर, थोड़ा सा अकल ये कहती है सेकंड ऑर्डर होना चाहिए क्योंकि 2 लोग हैं ऐसे, लेकिन एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। स्यूडो मतलब जैसे ये रेट होगा हमें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसा होना चाहिए K × एस्टर × वाटर, ऐसा लग रहा है, जबकि हम जानते हैं कि सर पानी जो होगा वो एक्सेस में होगा, पानी के कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन के दौरान। तो इस H2O2 को इस K के साथ लेकर इसको K' बोल देंगे, दिस इज एस्टर। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि देखने से ऐसा लग रहा है इट शुड बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बट एक्चुअली इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का नाम दिया जाए। बात समझे कि नहीं? यस सर। धोखे वाली फर्स्ट ऑर्डर है ये फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर से सवाल तो वही बन गया आपका कि बताइए इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है। अब बताओ अगर मैं तुमसे रेट कांस्टेंट पूछता हूं तो तुम्हें क्या चाहिए होगा, बताइए? इनिशियल और फाइनल। एस्टर का इनिशियल अमाउंट बताइए, एस्टर का बचा हुआ अमाउंट बताइए, मुझसे आंसर ले लीजिए, खत्म। अब फिर वो पलट के क्या बोलेंगे, हम तो नहीं बताएंगे। तो हम पलट के क्या बोलेंगे, हमें पता है साले तुम नहीं बताओगे, तुमने आज तक कौन सा सीधा सवाल बताया, तुम घुमा घुमा के उल्टी सीधी बातें पूछोगे। इस बार फिर तुम कुछ बकवास करो। अब देखिए इस बार क्या बकवास कर रहा है, इस बार तो हद ही कर रहा है। क्या कह रहा है? एट t = 0 volume of NaOH consumed is V0 ml. At t = T, volume of NaOH consumed is VT ml. And after a long time, that is at t = infinity, volume of NaOH consumed is V infinity. अब बताओ के रेट कांस्टेंट कैसे निकालें? सर इनको अपने बड़े वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। कितने बड़े वाले में?
सर जब अपन ने जनरल किया था 3 वैल्यूज अपन को दे रखी होती। अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, पहले हम अपने हिसाब से करेंगे, फिर बाद में वेरीफाई करते हैं। वैसे अच्छा है कि तुम्हें ये बात याद आ गई, सब लोगों को ये याद आ जाना चाहिए। सर आपने 3 वैल्यूज दे दी, मेरा आंसर पता है मुझे, v इंफिनिटी माइनस v नॉट अपॉन v इंफिनिटी माइनस v। कुछ समझे बात? आंसर पता है, लेकिन छोड़ो वो आंसर छोड़िए सर, एक बार कायदे से करके देखिए, कायदे से करते हैं। तो करना क्या है? करना तो वही है, इसका इनिशियल अमाउंट a है, ये दोनों 0 है, फिर ये a माइनस x हो जाएगा, ये दोनों x हो जाएंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, ये दोनों a हो जाएंगे। बताओ समझे? अब आप बताइए कैसे किसको लिंक करना है। तो सबसे पहले आप क्यों खर्च हुए NaOH? सबसे पहले एसिड एस्टर के साथ में रिएक्ट कर गया वो। ना आप इसलिए सबसे पहले खर्च हुए क्योंकि दिस इज एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म। ये कैटलिस्ट है जो पड़ा होगा डब्बे के अंदर, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट कांस्टेंट रहे। कुछ समझे? यस। अभी के लिए तो हम मैकेनिज्म नहीं बता रहे, लेकिन एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस की करीब मेन 4 मैकेनिज्म्स होंगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। AAC1, AAC2, AAL1 और एक BAC2। ये 4 तरह की मैकेनिज्म्स होंगी जो हम एसिड्स के चैप्टर में, एसिड डेरिवेटिव्स के चैप्टर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। तो लेकिन अभी के लिए हम ऐसी कोई मैकेनिज्म वगैरह नहीं कर रहे। हमें जो समझ में आ रहा है सर एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म यही कुछ करती होगी, है ना। आप क्या करती होगी आप दिमाग नहीं लगा रहे, लेकिन ये कि सर कैटलिस्ट है तो इन्वॉल्व तो है, लेकिन कंजम्पशन नहीं है सर। इन्वॉल्वमेंट कैटलिस्ट का पूरा, अरे भाई अगर कैटलिस्ट कुछ करता ही नहीं तो डाला क्यों जाता है? यानी कुछ तो करता, लेकिन वो इस तरह से करता है जैसे रिएक्शन शुरू हुई तो ऐसे अपना खेलने लगा, और जब प्रोडक्ट बनने लगा तो ऐसे बाहर आगे खड़ा हो गया। यानी वो रिएक्शन में रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन के रेट को बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो जनरली यही काम करते हैं, ठीक। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर, अगर ये आदमी पड़ा है तो T = 0 पर जितना भी NaOH खर्च होगा वो NaOH बिल्कुल साफ समझ में आता है, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कैटलिस्ट जो आपने यूज किया। बताओ ठीक है सर ये CH3CO C2H5 के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा NaOH? नहीं, एस्टर जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। जितना भी NaOH आपने डाला है वो NaOH सबसे पहले जो है वो, अगर H+ यूज कर रहे हैं आप तो ये सबसे पहले इसी को निपटाते हैं, फिर 10 मिनट बाद की रिएक्शन रिएक्ट ही नहीं करता। हाँ, एस्टर के साथ रिएक्शन नहीं हो रही। एस्टर के साथ NaOH रिएक्ट करेगा अगर H+ ना होता तो वो बेस कैटलाइज मैकेनिज्म होती है, एसिड कैटलाइज नहीं। ओके सर। अगर वो बेस कैटलाइज मैकेनिज्म है तो BAC2 करके एक मैकेनिज्म होती है एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस में जो बेस कैटलाइज मैकेनिज्म है, जो कि यहां नहीं। तो अब उसने कहा भाई ठीक है, अगर मान लीजिए 10 मिनट बाद खर्च हो रहा है NaOH, तो 10 मिनट बाद क्यों खर्च हो रहा है? किससे रिएक्ट कर रहा है? 10 मिनट थोड़े कम हो गए होंगे अब। बिल्कुल नहीं कम होंगे। ये किसने बोला H+ किसने कम हो गए? ये फिर आदमी का नाम बताओ सर। मैंने ऐसे सोचा क्योंकि तो पहले नाम बताओ, पहले नाम बताओ तुम। सर अजय। अजय, तुम अजीब आदमी हो। अरे कैटलिस्ट को खर्च तुम्हें खत्म। मैंने भी ये सोचा खर्च नहीं होते, लेकिन ये फिर NaOH रिएक्ट कर रहा है तो वो जाएंगे कहाँ H+? अरे जाएंगे क्यों नहीं, ये एसिड नहीं है, एसिटिक एसिड। 10 मिनट बाद तो ये भी बर्तन में होगा, नहीं समझे बात? हाँ, यस सर। 10 मिनट बाद तो ये तो रहेगा ही सर, इसमें इसको तो खाना ही है, ये तो हमेशा ही पड़ा रहेगा। इसका मतलब युवा जो VT है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसको कैसे छोड़ देंगे आप? लेकिन साथ में कुछ समझे? और मेरे ख्याल से अब शायद तुम्हें याद आ जाए कि अल्कोहल भी तो X है सर, ये भी तो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? अल्कोहल भी तो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। सर ये टाइट्रेशन का सीक्वेंस क्या बन रहा है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है, इसकी वजह से जवाब भी नहीं दे पा रहे। एक सेकेंड, बर्तन खाली लेते हैं, उसमें एस्टर डाल देते हैं H+ के साथ। अब आप टाइट्रेट करते हैं NaOH के साथ, कौन खा रहा है? एसिड, मतलब जो एसिड कैटलाइज। इसका मतलब जो भी अमाउंट खर्च हुआ, जो भी टाइट्रेट उस ब्यूरेट के अंदर जितना भी NaOH का अमाउंट खर्च हुआ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H+ यूज्ड। यस सर। ठीक, बर्तन धो के फिर से अपना पोछा पाछा सुखाया और फिर से सब कुछ भर दिया, फिर टाइट्रेट किया। 10 मिनट बाद आपको उसने खाया एसिड, अल्कोहल और एसिड ने, और प्लस इस एसिड ने, प्लस इस एसिड ने, जो कि होगा ही होगा। यस सर। और अल्कोहल ने, याद है? नहीं तो गलत याद है। अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करते एक्सेप्ट मीथेनॉल। अभी तो पढ़ा था यार। हाँ ठीक है। इथेनॉल तो ना NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। एक
उसको छोड़िए, तो अदरवाइज अल्कोहल्स एल्कली में डिसॉल्व नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ सर जो भी खर्चा हो रहा है आपका, एक तो हम खा लेते हैं आपको एसिड, और एक हमारा वो बड़ा भाई वो तो रहेगा ही बर्तन में, और इन्फिनिटी टाइम के बाद आप किसने खा लिया सर? फिर वही है, H+ तो रहेगा ना सर, ये तो कैटलिस्ट है, ये तो हमेशा ही H+ रहेगा। लेकिन सर अब एसिटिक एसिड कितना है इन्फिनिटी टाइम पर? तो ये यार कुछ समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। लेकिन सर ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं चाहिए मुझे, ए बताइए इनिशियल ए कितना है? तो मैंने कहा ए निकालो ना यहां से। तुम बताओ ए निकालने के लिए क्या करें? अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं ए आ जाएगा? यस सर। और अगर इसमें से इसको घटा दूं तो सर एक्स आ जाएगा। अबे ए माइनस एक्स आ जाएगा। अब सो रहे हैं सर, उससे एक्स निकाल लेंगे ना। एक्स क्यों निकालेंगे? हमें तो ए माइनस एक्स चाहिए। अबे पी क्या है हो क्या? अब तो हमें एक्स थोड़ी नहीं, हमें तो ए माइनस एक्स डायरेक्ट आ रहा है, तो एक्स क्यों निकालेंगे? नहीं समझे? यस सर। वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट, इससे क्या आ गया? ए आ गया। और वी इन्फिनिटी माइनस वी टी से ए माइनस, और यही दोनों चाहिए। आ गया एक्सप्रेशन k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। इतना ड्रामा क्यों किया? ये आंसर तो पहले से ही पता था, यही होना था, क्योंकि वी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बर्तन की प्रॉपर्टी है, उस बर्तन की प्रॉपर्टी में आपने 3 इंफॉर्मेशन दे रखी थी, 0 T इन्फिनिटी। आंख बंद करके इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिएक्शन, मुझे इससे मतलब नहीं, इसको हटा दीजिए। सीधा आंसर क्या बनेगा? वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। कुछ समझे बात? आपके हाथ से रखो, हाथ से बाहर। तुमने अपनी कॉपी में नहीं लिखा है? सर अभी नहीं लिखा, समझ। अच्छा आप लिखेंगे। कुछ आई बात समझ में? यस सर। तो यार आज इतना ही करते, भूख लग रही है यार। अब तो डिनर का टाइम हो गया भाई। अब ये कौन सी क्लासेस का टाइम चालू हुआ? अब साला डिनर का टाइम हो गया, बताइए। सर थोड़ा जल्दी करा, 1 घंटा लगेगा। चटनी क्या? चटनी क्या कह रहे हो? सर ये कह रहा था 8 बजे तक क्लास खत्म हो जाया करे। भाई अब हमसे मत बोलो यार, हम तो नौकर आदमी, हम तो जैसा कहा जाता है वैसा कर लेते हैं, है ना? तो आप तो कहीं इधर उधर बात करो, हमसे मत कहो। हमसे तो कहा जाता है 8 बजे आइए, 8 बजे क्लास ले लेते हैं। हम तो बहुत ईमानदार शरीफ इंसान। सर वो तो पता है सर, कभी सर आगरा भी यहाँ करिए। तो आज इतना ही करते हैं, अगली बार फिर मिलते हैं ना। इसको हम वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, QR कोड ले लेते हैं इसका। तो तुम भी देख सकते हो अगर लेना हो तो, अगर गायब ना हो तो। आपकी गायब ना हो यार। थैंक यू सर। अभी